मिलेनियम। इस मूवी के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें पायलट्स अपने कुछ बातें कर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि एक दूसरा प्लेन जिसका नाम DC-10 है वो उनसे टकरा रहा है, जिसकी वजह से मेन पायलट अपना कंट्रोल प्लेन से खो देता है। अब इस हबड़ा तबड़े के बीच पहला ऑफिसर इंजन चेक करने के लिए कॉकपिट से बाहर आता है, लेकिन वहां पर सभी पैसेंजर्स को मरा हुआ देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो जल्दी से कॉकपिट की तरफ भागता है और इसी दौरान हम एक स्ट्रेंज डिवाइस को प्लेन में देखते हैं। फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के इन्वेस्टर बिल स्मिथ को और उनकी टीम को, जो कि इस प्लेन क्रैश के बारे में क्लूज ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर आर्नोल्ड मेयर से होती है। आर्नोल्ड भी इस प्लेन क्रैश के बारे में काफी चिंतित है क्योंकि ये काफी स्ट्रेंज इंसिडेंट है। उसका मानना है कि किसी सुपरनेचुरल पावर की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल को प्लेन का वॉइस रिकॉर्डर मिलता है जिससे वो पायलट्स के बीच की बातों को सुन सकते हैं। उसके बाद स्मिथ ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर जेम्स से मिलते हैं। फिर वो उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने उस समय क्या क्या सुना। जेम्स बताता है कि मैं और मेरे 3 साथी 40 फ्लाइट्स को हैंडल कर रहे थे और इस एक्सीडेंट के वक्त हम काफी थक चुके थे, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाए। हालांकि जब हमने कंट्रोल स्क्रीन की तरफ देखा तो एक DC-10 प्लेन न जाने कहां से वहां पर आ गया था। जेम्स ये भी बताता है कि उसने पायलट्स को इन्फॉर्म किया था, लेकिन वैसे ही ये डिजास्टर हो चुका था। यहाँ पर भी उनको कुछ हार्ड सबूत नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद बिल एयरपोर्ट हैंगर पर जाता है जहाँ प्लेन के बाकी टूटे हुए टुकड़ों का एग्जामिन किया जाता है। उधर बिल देखता है कि टिकट एजेंट्स कॉफी दे रहे हैं और उनमें एक खूबसूरत औरत भी है जिसका नाम लुइस है। बिल उसको हाय कहता है और कॉफी मांगता है, लेकिन वो उसको देखकर ही भाग जाती है। बिल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसको इग्नोर कर देता है। फिर वो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। अब थोड़ी देर बाद लुइस बिल और बाकी लोगों के लिए कॉफी लेकर आती है। अब जैसे ही वो उसको कॉफी देती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब लुइस के जाने के बाद बिल को रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सा लगता है। अब उस रिकॉर्डिंग से बिल को पता चलता है कि सभी पैसेंजर्स प्लेन क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे, जो फायर के कारण मरे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं दिखता जिससे ये पता चल सके कि क्रैश से पहले आग लगी थी। अब इस रिकॉर्डिंग की वजह से सभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अब इसके बाद बिल जिम्नेजियम में जाता है जहां पर मरे हुए लोगों को एग्जामिन किया जाता है। उनमें से एक लीड एग्जामिनर बिल को डिजिटल वॉच दिखाता है जो कि पीछे की तरफ चल रही है। इसके साथ ही एग्जामिनर 2 और ऐसी वॉचेस दिखाता है जिनका वक्त पीछे की ओर चल रहा है। अब वो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी उनकी वॉचेस सही सलामत है और वो टूटी भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बिल सभी रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रहा होता है। उधर डॉक्टर आर्नोल्ड भी दिखाई देते हैं जो बिल पर प्रेशर डालकर पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई अनयूजुअल चीज दिखाई दी। हालांकि बिल इस सवाल का जवाब नहीं देता और इसे गुप्त जानकारी कहकर बात टाल देता है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो बिल किसी होटल में जाकर रेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसको लुइस फिर मिल जाती है। बिल उसको कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन लुइस कहती है हम डिनर पे चल सकते हैं क्या, तो बिल भी हाँ कह देता है। उसके बाद वो दोनों होटल के रूम में टाइम बिताते हैं। अब जैसे ही बिल सोता है तो लुइस बाथरूम में जाकर रूम सर्विस को कॉल करती है और कहती है तुम सुबह बिल को किसी भी तरह मत उठाना। और फिर ऐसा ही होता है और अगली सुबह बिल काफी गुस्से में होता है क्योंकि होटल के स्टाफ ने उसको जल्दी नहीं उठाया है। लेकिन लूजी उसे कहती है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, शायद यही तुम्हारी किस्मत में हो। अब बिल कहीं जा रहा होता है लेकिन लूजी बिल को रोकने की कोशिश करती है। हालांकि बिल कहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, मुझे जाना होगा। उसके बाद बिल रूम से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रूम में वापस आता है क्योंकि वो कुछ भूल गया था। अब जैसे बिल रूम में आता है तो वहाँ पर लुइस नहीं होती और ये देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो मुझे बिना बताए कहाँ भाग गई। उसके बाद बिल शाम को टिकट एजेंसी को कॉल करके लुइस के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर लुइस नाम की किसी भी लड़की की कुछ डिटेल्स नहीं होती। अब इससे बिल बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये हुआ क्या, और उसको लगता है कि लुइस कोई और है और वो अपनी असली पहचान छुपा रही थी। रात को फिर से बिल एयरपोर्ट हैंगर में जाता है और प्लेन के बचे हुए टुकड़ों को देखने लगता है। अचानक से बिल को बीपिंग की आवाज आती है और वहाँ पर से कुछ रेड लाइट भी दिखाई देती है। अब वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि ये डिवाइस बिल्कुल वैसा ही डिवाइस है जैसा मूवी की शुरुआत में तब दिखाया गया था जब प्लेन क्रैश हुआ था। अब बिल उस डिवाइस में कुछ छेड़खानी करता है और तभी उसको एक खतरनाक झटका लगता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनकर 3 औरतें आती है। उनमें से एक लुइस भी होती है जो अब बिल्कुल अलग तरीके की लग रही होती है। इसके अलावा लुइस ऐसे बिहेव करती है जैसे वो बिल को पहली बार देख रही हो, और तभी हमें पता चलता है कि उस डिवाइस का नाम स्टनर है और उसी को लेने ये तीनों औरतें यहाँ पर आई हैं। अब जाने से पहले लुइस बिल को धमकी देती है कि तुम इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दो और अगर तुमने इन्वेस्टिगेशन करके कुछ दखल देने की कोशिश की तो यहाँ पर एक खतरनाक टाइम पैराडॉक्स हो जाएगा जिससे तबाही का होना बिल्कुल पक्का है। ऐसी बातें बोल के वो चली जाती है। वो तीनों औरतें ब्लू लाइट के अंदर जाकर गायब हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बिल खड़ा होता है और उसके हाथ में स्टनर का एक हिस्सा रह जाता है जो लुइस को नहीं मिल पाया था।
अब उसके बाद मूवी फ्यूचर में चली जाती है और ये बात सामने आती है कि लुइस और उसके बाकी साथी टाइम ट्रेवलर्स हैं, यानी कि ये 1000 साल फ्यूचर से हैं। यहाँ पर हर तरह पॉल्यूशन ने अपना कहर बरपा रखा है और मानव जाति बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। और इसी पॉल्यूशन के कारण यहाँ पर लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट कुछ औरतों को पास्ट में भेजते हैं ताकि वो उन लोगों का अपहरण कर सकें जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो स्टार्टिंग में प्लेन क्रैश दिखाया गया था वो भी इन्हीं के प्लान का हिस्सा था। अब इन तीनों औरतों की टीम वापस आती है और हम लुइस के पर्सनल रोबोट शर्मन को देखते हैं। शर्मन उसको बताता है कि तुम्हें मास्टर बुला रहे हैं, इसीलिए वो लोग कंट्रोल रूम में उससे मिलने जाते हैं। यहाँ पर मास्टर लुइस को बताता है तुम्हारे बिल से बात करने की वजह से टाइम बदल गया है और टाइम क्वेक आ गया है जो कि एक अर्थक्वेक की तरह होता है। गुस्से में आकर लुइस अपने मास्टर से पूछती है तो क्या मुझको बिल को मार देना चाहिए था, लेकिन उसका मास्टर कहता है तुम बिल को मार भी नहीं सकती थी क्योंकि ऐसा करने से टाइम पैराडॉक्स आ जाता और पूरी दुनिया तबाह हो जाती। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर कंप्यूटर पर बैठा एक आदमी कहता है टाइम क्वेक आने वाला है और फिर कुछ सेकंड बाद दिखाते हैं कि टाइम में बिल्कुल वाइब्रेशन दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से कुछ सेकंड तक सभी चीजें हिलती है। अब थोड़ी देर बाद ये अपनी स्क्रीन में देखते हैं जहाँ पर बिल उठ जाता है और लुइस का नाम चिल्लाने लगता है। अब लुइस ये देखकर दंग रह जाती है कि उसको मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि मैं तो बिल से अभी अभी मिल रही हूँ जब उसने उस डिवाइस को छेड़ा। दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि लुइस तो उससे पहले मिल चुकी है जब वो बिल को कॉफी के लिए पूछ रही थी। दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं जब बिल ने पहली बार डिवाइस को छेड़ा उसी समय लुइस उन दोनों औरतों के साथ उससे पहली बार ही मिली थी। अब आप कहोगे कि उससे पहले जो दिखाया गया था जब वो कॉफी के लिए पूछती है फिर वो कमरे में पूरी रात गुजारते हैं, वो क्या था? तो दोस्तों वो सब कुछ आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब लुइस जब बिल से अपना नाम सुनती है तो वो शर्मन से पूछती है कि बिल को मेरा नाम कैसे पता चला। शर्मन बताता है कि बिल की टाइमलाइन में वो तुमसे पहले मिल चुका है। वहाँ पर वही सेम बात बताता है कि बिल की टाइमलाइन में तुम उससे पहली बार तभी मिली थी जब तुम उन दोनों औरतों के साथ उस स्टनर को लेने गई थी। उसके बाद शर्मन लुइस की बॉडी को स्कैन करता है ताकि वो अगले मिशन यानी कि 1963 वाले मिशन में उसको भेज सके। और फिर स्कैन करने के बाद शर्मन लुइस को टाइम ट्रेवल के लिए तैयार करता है और उसको एयर होस्टेस के कपड़े पहना देता है। इसी के साथ हम डॉक्टर आर्नोल्ड मेयर को देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस में टाइम ट्रेवलर की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। आर्नोल्ड बताता है कि टाइम ट्रेवलर लोगों को कभी दिखाई नहीं देते, टाइम ट्रेवलर्स असली में होते हैं, बस उनके बारे में हमें कम जानकारी है। इसी दौरान लुइस और उसके बाकी साथी टाइम मशीन के जरिए 1963 में पहुंच जाते हैं और वो सीधे एक प्लेन के अंदर जाते हैं। फिर वो लोग इस टनल का इस्तेमाल करके उस प्लेन की एयर होस्टेसेस को बेहोश करके उनको फ्यूचर में धकेल देते हैं और तभी एक आदमी को दिखाते हैं जो प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक टाइम ट्रेवलर घायल भी हो जाती है और इसी वजह से टाइम ट्रेवलर के हाथों से स्टनर नीचे गिर जाता है और एक लड़के को मिलता है। उसके बाद लुइस अपने स्टनर का इस्तेमाल करके उस हाईजैक करने वाले आदमी को मार डालती है। अब थोड़ी देर बाद वो लड़का लुइस को स्टनर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उसको कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसको सुला देती है। उसके बाद सभी लोगों को टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर में ले जाया जाता है और ये बात सामने आती है कि टाइम ट्रेवलर्स इसीलिए आए थे ताकि वो 1963 में इस प्लेन से सारे लोगों को फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकें और फिर ये लोग फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करके वहाँ के वातावरण को सही बनाए, वहाँ पर दोबारा से नई पीढ़ी जन्म ले। उसके बाद हम देखते हैं कि टीम उन लोगों को बाहर निकालती है और उनके बदले उनके क्लोन्स को प्लेन में बैठा देती है और इसी वजह से स्टार्टिंग वाले प्लेन क्रैश में पायलट ने कहा था कि लोग तो पहले ही मर चुके हैं, यानी कि तब तक की टाइम ट्रेवलर्स ने उन लोगों को फ्यूचर में भेज दिया था और उनके क्लोन्स को वहाँ पर बैठा दिया था। अब उसके बाद मास्टर के प्लान के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवलर्स उस प्लेन में ऐसी सेटिंग करते हैं जिससे वो ऐसा लगे कि प्लेन क्रैश हुआ था। वहाँ पर बॉम्ब लगाते हैं और बॉम्ब लगाने के बाद पूरी टीम बाहर आ जाती है। उसके बाद घायल टाइम ट्रेवलर बताती है कि उसने अपना स्टनर वहीं प्लेन में छोड़ दिया है और अब लुइस उसको ढूंढने के लिए दोबारा प्लेन में जाती है। हालांकि कॉकपिट पर लगे बॉम्ब पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है और उसको प्लेन से बाहर आना ही पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस लार्ज ट्यूब्स में रखे हुए लोगों की काउंसिल से मीटिंग कर रही होती है। वो लोग उसको डांटते हैं और कहते हैं कि पहला स्टनर तुमने 1989 में खो दिया था जो कि इन्वेस्टिगेटर बिल को मिला था और दूसरा तुमने 1963 में खो दिया है जो डॉक्टर आर्नोल्ड के हाथों में लग गया है। फिर वो कहते हैं कि अगर उन्हें पता चल गया कि ये स्टनर क्या क्या कर सकता है, ये कैसे चलता है, तो फिर उन्हें टाइम ट्रेवलर्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए वो लोग लुइस से कहते हैं कि हमने 1989 में तुम्हें दोबारा भेजने का एक नया मिशन तैयार किया है जहां तुम बिल को मिलोगी और बिल को स्टनर ढूंढने से रोकोगी। उसके बाद मूवी फिर से उसी सीन पर आ जाती है जहां बिल लुइस को पहली बार देखता है और अब मूवी वहां से शुरू होती है जहां बिल लुइस को हाय कहता है और उससे कॉफी मांगता है। उसके बाद मूवी पहले की तरह चलती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि लुइस कौन है और वो यहाँ पर क्यों आई है और क्यों उसने रूम सर्विस को कॉल करके बिल को सुबह न उठाने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिल इन्वेस्टिगेशन को शुरू करे, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो बिल को पता चल जाएगा कि स्टनर क्या चीज है।
अब होटल में जाने से पहले लुइस नॉर्मल से काम को भी बड़े अजीब तरीके से करती है, जैसे कि कार ड्राइव करना, सैलेड खाना, क्योंकि ये सब चीजें उनकी टाइमलाइन में अलग ही होती होंगी। अब रूम का सीन दिखाया जाता है और अब हमें पता चलता है कि लुइस उस दिन कैसे गायब हो गई थी, क्योंकि लुइस यहाँ पर फ्यूचर वालों से कहती है कि गेट खोलो और वो दोबारा फ्यूचर में चली जाती है। इसीलिए बिल जब वापस कमरे में आया था तो उसको लुइस नहीं दिखाई दी थी। अब जैसे ही लुइस वापस आती है तो वो लोग दोबारा एक और टाइम क्वेक को देखते हैं, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद लुइस और मास्टर बिल को देखते हैं। बिल इन्वेस्टिगेशन छोड़कर लुइस के बारे में और जानकारी ढूंढ रहा होता है। हालांकि बिल के पास अभी भी उस स्टनर का एक पार्ट है जो उसके हाथ में उस समय छूट गया था। फिर हम देखते हैं कि बिल डॉक्टर आर्नोल्ड के पास जाता है। डॉक्टर आर्नोल्ड भी उसको अपना स्टनर दिखाता है और कहता है ये 1963 के प्लेन क्रैश में मुझको मिला था। फिर बिल भी उसको उस स्टनर का पार्ट दिखाता है जो 1989 में हुआ। फिर बिल भी आर्नोल्ड को उस स्टनर का पार्ट दिखाता है जो अभी हाल ही में हुआ है। वे दोनों इस स्टनर से अनजान होते हैं और असलियत में बिल स्टनर के जाल में फंसा हुआ होता है। अब ये बात सामने आती है कि बिल भी 1963 के पैसेंजर्स में से एक था और वही अकेला जिंदा बचा था। बिल वही लड़का है जिसे उस समय प्लेन में स्टनर नीचे पड़ा हुआ मिला था और जब लुइस ने उसको कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तब उसको सुला दिया था। ये सब लुइस भी देख रही होती है और वो काफी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए अब वो बिल और डॉक्टर आर्नोल्ड से मिलने का फैसला करती है। उसके बाद लुइस उनके पास आ जाती है और अपने मिशन के बारे में उनको बता देती है। फिर उनको कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम इसको एक सीक्रेट ही रखोगे। उनको ये भी बताती है कि हम लोगों को इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में दोबारा से लोग रिप्रोड्यूस कर सके और नई पीढ़ी जन्म ले सके। लेकिन बातचीत के दौरान डॉक्टर आर्नोल्ड गलती से स्टनर को असेंबल कर देते हैं और उसी वक्त मर जाते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर आर्नोल्ड मर चुके हैं और उनकी वजह से अब टाइम पैराडॉक्स होने वाला है, जिसका असर फ्यूचर में दिखेगा, क्योंकि टाइमलाइन में अगर पास्ट में कोई भी छेड़खानी करो तो फ्यूचर में असर दिखेगा, जिसकी वजह से पूरी फ्यूचर सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। लुइस इससे बहुत डर जाती है और टाइम गेट की तरफ भागती है ताकि वो फ्यूचर में जा सके। हालांकि बिल भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, क्योंकि उसे अब अपना प्यार मिल गया है। उसके बाद वो दोनों फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि टाइम क्वेक की वजह से सब कुछ खत्म होने के कगार में है और अब लोगों को बचाने का एक ही रास्ता है कि उनको आगे के फ्यूचर में भेज दिया जाए, जहां पर वो दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और शांति से रह सकते हैं। अब इससे पहले कि टाइम मशीन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसके बाद मास्टर टाइम मशीन को शुरू करता है और उन सभी बेहोश लोगों को उठा देता है जिन्हें प्लेन से लाया गया है। फिर वो सभी लोगों को जल्दी से टाइम मशीन में जाने के लिए कहता है। जब बिल की जाने की बारी आती है तो वो रुक जाता है, क्योंकि लुइस जाने से मना कर देती है। लेकिन शर्मन लुइस को कहता है तुम्हें जाना चाहिए और वहां पर साथ में रहना चाहिए। और यहाँ ये बात सामने आती है कि लुइस बिल के बच्चे की माँ भी बनने वाली है, इसलिए वो दोनों एक साथ चले जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर ब्लास्ट होता है। मास्टर, शर्मन और काउंसिल के बाकी लोग मर जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।